Hello, good morning. Let us look on the blackboard. Now, we will discuss about the concept of Mendelian inheritance. At the time of Mendel, there was no idea about the gene, about the DNA, about the chromosome, because there is no discovery of the electron microscope. So Mendel had performed a great experiment of that time that is called hybridization experiment. मेंडल के समय चूंकि चीजों का पता नहीं था, न तो डीएनए की जानकारी थी, न तो जीन की जानकारी थी, न तो क्रोमोसोम की जानकारी थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भी मेंडल ने इतना महत्वपूर्ण काम किया जो अपने आप में एक मिसाल बन गया। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स इसीलिए कहते हैं कि मेंडल पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने ये प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली कि कैसे कोई कैरेक्टर अगली पीढ़ी में ट्रांसमिट करते हैं, यानी अगली पीढ़ी में जाते हैं। क्योंकि मेंडल से पहले इसके बारे में आइडिया तो थी, बट कोई साइंटिस्ट, कोई बायोलॉजिस्ट इसके बारे में सेटिस्फैक्टरी प्रूफ जो है एक्सपेरिमेंटल नहीं दे पाया था। Mendel was the first person who first time proved experimentally that how the genetic characters, how the characters of one generation transmit to the next generation. Okay, so this is the reason Mendel is called father of genetics, and Mendel founded the कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का जो आधारशिला रखा वो मेंडल ने ही रखा था, और मेंडल ने जीन के लिए जो शब्द यूज किया था उसको हम कहते हैं फैक्टर कहते हैं, क्योंकि उस समय जीन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेंडल ने देखा कि कैरेक्टर जो अगली पीढ़ी में जा रहे हैं उस कैरेक्टर को कौन ले जा रहा है। So there was something that transmits the character, and that something is nothing but factor. That word terms was used by the Mendel. Okay, Mendel ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, अपना एक्सपेरिमेंट 7 इयर्स में परफॉर्म किया, यानी 1856 से लेकर 1863 7 साल में उन्होंने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करके सारा जो स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड है, जो रिजल्ट था, उसको उन्होंने बाकायदे सुरक्षित लिख कर पूरा डॉक्यूमेंट्री, रिटन डॉक्यूमेंट्री अपने अलमारी में जो है रख दिया। और उसके बाद मेंडल जो है 1884 में उनकी मृत्यु। तो मेंडल के जीते समय उनको कोई ऑनर नहीं मिला, उनके काम का कोई सम्मान नहीं मिला, क्योंकि उस समय कोई जानकारी किसी के पास नहीं थी कि कैसे जो है कैरेक्टर जाते हैं, कौन ले जाता है, इन सारी चीजों के बारे में there was no knowledge about that. Okay, फिर मेंडल के नियमों का, यानी मेंडल ने जो भी काम किया था उसकी पुनः रिडिस्कवरी किया 1900 में, क्योंकि मेंडल का जो वर्क था वो तो मर गए, लेकिन उसके बाद उनके जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जो भी लिखा था, उस डायरी को निकाला गया। और फिर इस रिडिस्कवरी में जो है 3 बॉटनिस्ट थे, डिब्रिस, ह्यूगो डिब्रिस, शेरमार्क और कार्ल कोरेंस। These 3 great botanists rediscovered the Mendel's work, Mendel experiment, and इसीलिए इसको कहते हैं न्यू मेंडलिज्म। न्यू मेंडलिज्म कहा जाता है, यानी मेंडल के काम को
नए सिरे से उन्होंने स्थापित किया और पाया कि मेंडल ने जो काम किया है वो बहुत ग्रेट काम था, फैबुलस काम था, और इसीलिए मेंडल को हम सम्मान देते हैं किस रूप में? फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में। ओके, तो 3 वैज्ञानिकों ने फिर नए सिरे से मेंडल के नियमों की खोज की। तो मेंडल वो व्यक्ति था जो इस धारणा को सपोर्ट किया कि जो कैरेक्टर होते हैं वो अगली पीढ़ी में इनहेरिटेंस करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, और इसके लिए जिम्मेदार होता है फैक्टर, दैट इज द जीन व्हिच आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स। ओके, सो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ये आपको याद होना चाहिए। और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किस प्लांट पे किया था? स्वीट पी प्लांट पे किया था, जिसका नाम है पायसम सेटा। यानी जो मटर आप खाते हैं उसी मटर पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका नाम है पायसम सेटा, साइंटिफिक नेम है। और सबसे मेन चीज है कि हाउ मेंडल सेलेक्टेड ओनली पी प्लांट, क्योंकि बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो मेंडल ने केवल पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी के पीछे एक क्वेश्चन और है कि व्हाट वर द रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस? मेंडल ने क्यों पी प्लांट सेलेक्ट किया? उसका भी आंसर, उसका रीजन यही है। और मेंडल के सक्सेस, सफल होने के कारण मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट इतना आसानी से 7 सालों में कैसे कर दिया, इसके पीछे भी द मेन आइडिया इज दैट द सिलेक्शन ऑफ ए गुड मटेरियल, द सिलेक्शन ऑफ ए कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल, यानी ऐसे मटेरियल का एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने सिलेक्शन किया जिसके बहुत सारे कारण थे, जिसके बहुत सारे क्रूशियल कैरेक्टर थे जो उनकी सफलता के लिए, जो जिसके लिए वो सफल हुए, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। सो व्हाट आर द रीजन फॉर मेंटल सक्सेस एंड हाउ मेंटल वाज सेलेक्टेड ओनली pig plant, why they was not selected the other plants, other animals? तो उसके पीछे कारण है बिकॉज मेंडल ने जो प्लांट सेलेक्ट किया था वो उसको इजीली, पहला पॉइंट यहाँ से, आसानी से कहीं भी आप ग्रो करा सकते हैं। मेंडल ने अपने गार्डन में ही पी प्लांट को ग्रो कराया था और ये आसानी से मैच्योर होकर के अगले जनरेशन का जो है सीड हमको दे देता है। दूसरा कारण ये था कि ये एनुअल प्लांट, और एनुअल प्लांट होने के कारण क्या है कि इसकी जो जनरेशन होती है, एक जनरेशन वो 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से एक साल में आसानी से 3 से 4 जनरेशन का अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि मटर का पौधा 3 से 4 महीने में पक जाता है, उसकी सीड आपको मिल जाता है। तो 3 कम से कम 3 जनरेशन का तो आसानी से अध्ययन हम कर सकते हैं। दूसरी चीज कि मटर के पौधे में वेल डिफाइंड कैरेक्टर, आप जानते हैं कि मेंडल ने 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का अध्ययन किया है। हाइट ऑफ द प्लांट, shape of the seed, color of the seed, position of the flower, color of the flower. Okay, so there are many characters, but there are 7 well defined characters were present or are present on the pea plant, and वो जो character थे वो क्या है? Pure character, प्योर कैरेक्टर थे। कहने का मतलब ये कि अगर हाइट ऑफ द प्लांट था, तने की लंबाई, हाइट ऑफ द प्लांट में अगर प्योर लाइन था, यानी प्योर टाल की प्लांट या प्योर डॉर्फ की प्लांट, एंड दिस प्योरिटी इज मेंटेन्ड इन द सक्सेसिव जनरेशन। तो मटर का पौधा अपने कैरेक्टर में शुद्ध था, यानी होमोजाइगस था,
यानी लंबा पौधा था तो प्योर था, और ये इसकी प्योरिटी अगले जनरेशन तक भी जो है हमेशा मिलती थी। हर जनरेशन में लंबा पौधा मिलता था, बौना पौधा मिलता था। ठीक है। चौथी चीज कि मटर का पौधा जो है वो है बाइसेक्सुअल, दैट इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर उसमें थे, यानी फ्लावर एक ही फ्लावर पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी क्या एंड्रोसियम भी था, स्टैमेन भी था, और उसी फ्लावर पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी गायनीशियम यानी ओवरी भी था। यानी एक ही फ्लावर पर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल और फीमेल पाए जाते थे, यानी एक ही फ्लावर पर मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट दोनों बनता था। इसलिए बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के कारण इस फ्लावर में सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी सेल्फ पॉलिनेशन ही रूल था, यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन की ही संभावना थी जो आसानी से हो जाता था। ठीक है। छठवीं चीज कि मटर के पौधे में आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन भी परफॉर्म किया जा सकता था। ये बहुत बड़ी खासियत थी, क्योंकि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा करके ही हम जो है मटर के पौधे की या किसी भी पौधे की जो बाइसेक्सुअल फ्लावर वाला हो उसमें हम नई जीन या नए कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से अब आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कैसे किया जाता है? इमैस्कुलेशन, दैट इज द रिमूवल ऑफ द एंथर, रिमूवल ऑफ द एंड्रोसियम फ्रॉम द फ्लावर, दैट इज कॉल्ड द इमैस्कुलेशन। ओके। इमैस्कुलेशन क्या होता है वो आगे हम बताएंगे। तो इस तरह से हमने बताया कि मेंडल अपना काम करके जो है मर गए। उसके बाद उनके नियमों की रीडिस्कवरी हुई 1900 में। 3 बॉटनिस्ट थे जिन्होंने नए सिरे से रीडिस्कवर किया, इसीलिए इसको न्यू मेंडलिज्म भी कहते हैं। और फिर इसके बाद जो है मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। किस प्लांट पे? बाइसम सेटिवम। और मेंडल ने क्यों मटर का पौधा ही सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और मेंडल के सफलता के क्या कारण थे? तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर यही है। ओके। तो इस तरह से मेंडल वाज परफॉर्म्ड अ ग्रेट वर्क in the 19th century when there were no idea about the DNA, about the chromosome, because there were no discovery of the electron microscope. इसके बावजूद भी मेंडल ने इतना महान काम किया जिसके लिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। और जेनेटिक्स एक बहुत ही क्रूशियल ब्रांच है बायोलॉजी की, सबसे कठिन ब्रांच मानी जाती है, रिसर्च ब्रांच मानी जाती है, और जो ये प्रूफ करती कि कैसे कोई रोग, कैसे कोई कैरेक्टर अगली पीढ़ी में जाते हैं, कब कब जाते हैं, कब कब छिप जाते हैं, कैसे कोई नया कैरेक्टर आता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, यानी आनुवंशिकता के सिद्धांत। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो है मेंडल ने पी प्लांट के वो कौन से कैरेक्टर थे जिसको उन्होंने लिया था।